यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो मॉडल है वो इन्वेंट्री मॉडल है। इन्वेंट्री मॉडल जो है वो नया टॉपिक है ऑपरेशन रिसर्च का। तो यहाँ पे लास्ट टाइम हमने रिप्लेसमेंट की बात की थी मॉडल की, अब हम उसके कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे। इसी तरह आज हम जो है इन्वेंट्री मॉडल की बात करेंगे। तो इन्वेंट्री मॉडल क्या होता है? इन्वेंट्री मॉडल इज डिफाइंड एज एनी स्टॉक ऑफ गुड commodities or economic resources that are kept for the purpose of future business affair। ये स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? यस सर। सही से। तो हमारे पास यहाँ पे इन्वेंट्री मॉडल के एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज क्या है हमारे पास? कोई बताएगा इन्वेंट्री के एडवांटेज क्या होते हैं? भाई जब इन्वेंट्री, जब गुड्स आप स्टॉक करेंगे आप गुड्स को, तो जाहिर है उसमें जब उसको सेल करेंगे तो जाहिर है प्रॉफिट ज्यादा होगा, क्योंकि पहले टाइम से लिया हुआ होगा। क्योंकि टाइम जो गुजरता जाता है तो टाइम जो चीजें खरीदते हैं हम उसकी वैल्यू ज्यादा होती रहती है। जब क्या है स्टॉक आपने रखा हुआ है इसका, तो फिर आपको जो है इसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा। एक छोटी सी एग्जांपल है ये। इसी तरह डिसएडवांटेज क्या होगा इन्वेंट्री गुड्स का? कोई बताएगा? इन्वेंट्री गुड्स का जो डिसएडवांटेज क्या होगा? डिसएडवांटेज ये होगा कि जैसे कि आपके पास कुछ माल पड़ा हुआ है और वो बिका नहीं टाइम पे, तो इसका मतलब ये है कि बात चीजें ऐसी होती हैं जो कि टाइम के साथ जो है वो वैल्यू उसकी कम होती जाती है। तो अगर आपने जो है वो डिसएडवांटेज बस यही होती है कि अगर टाइम पे आपकी चीज सेल नहीं हुई तो आपको, या यूज नहीं हुई वो चीज इन्वेंट्री से, तो वो आपके पास जो है थोड़ी सी लॉस में चली जाती है। ये डिसएडवांटेज चला जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसको, रीजन फॉर कैरिंग इन्वेंट्रीज। इट इज essential for any firm to have inventory because of the following reason. Number one, it provide adequate service to customer। जाहिर है जब आपके पास इन्वेंट्री होगी तो आपको कस्टमर को फौरी तौर पे वो चीज दे सकते हैं। इसी तरह से सेकंड है, इट हेल्प इन स्मूथ एंड एफिशिएंट रनिंग ऑफ बिजनेस। जाहिर है जब आपके पास चीज पड़ी होगी तो वो स्मूथ बिजनेस में शामिल हो जाएगी आपको, इसका रीजन ये। नंबर थर्ड, इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज ऑफ डुप्लीकेटिंग ऑर्डर। और नंबर फोर पे, टाइम शिपमेंट ऑफ कस्टमर ऑर्डर विल इम्प्रूव कैश फ्लो। जाहिर है कैश फ्लो भी इससे तेजी से होगा अगर आपके पास इन्वेंट्री में सामान होगा तो। इट टेक केयर ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, और जो उतार चढ़ाव हो रहा है कीमतों का उसको भी आप जो है वो केयर कर सकते हो, फ्लक्चुएशन को। इट हेल्प इन मिनिमाइजिंग द लॉस ड्यू टू डिटोरेशन एंड डैमेज, और इसमें हम जो है कम से कम लॉस होगा हमें। इसी तरह से सेवन, इट टेक एडवांटेज ऑफ प्राइस डिस्काउंट, और वही वाली बात के जाहिर है प्राइस में भी डिस्काउंट रहेगा अगर आपके पास जो है इन्वेंट्री पहले से रखी होगी। तो नेक्स्ट, ऑपरेटिंग डिसीजन रूल। ऑपरेटिंग डिसीजन रूल, टू टाइप ऑफ डिसीजन नीड टू बी मेड in managing inventories. Number one, how much size is to order. Number two, when to place an order. तो यहाँ पे एक ट्री है इन्वेंट्री डिसीजन का। जैसे कि हमने कहा कि दो चीजें हैं इसमें, हाउ मच टू ऑर्डर, व्हेन टू ऑर्डर। तो हाउ मच ऑर्डर में हमारे पास डिमांड सप्लाई है, फिर डिमांड में हमारे पास डिटरमिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है,
तो ये जो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल आ रहा है यहाँ पे, इस चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि उसकी प्रॉब्लम को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। जबकि सप्लाई जो है वो रेट ऑफ सप्लाई और लीड टाइम है, और रेट ऑफ सप्लाई जो है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस और ग्रेजुअल है, जबकि लीड टाइम जो है वो डिमांड और प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए व्हेन टू ऑर्डर प्लेस, फिक्स्ड ऑर्डर सिस्टम है इसमें, और दूसरा फिक्स्ड पीरियड सिस्टम है। तो यहाँ पे जो हमें डिस्कस करना है वो ये मॉडल है हमारे पास, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। इस चीज को हम जो है आज वो डिस्कस करना चाहते हैं कि इसके प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए प्रोबेबिलिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल की बात कर रहे हैं। प्रोबेबिलिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल में प्रोबेबिलिटी का भी जिक्र हो रहा है। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सरप्लस पर यूनिट, जिसको कि हम C1 कह रहे हैं, और ये इसका फॉर्मूला है परचेज प्राइस पर यूनिट माइनस सैल्वेज वैल्यू पर यूनिट। इसी तरह सेकंड C2 है हमारे पास, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज पर यूनिट, इसका फॉर्मूला है सेल प्राइस पर यूनिट माइनस परचेज प्राइस पर यूनिट। ये C1 C2 दो वेरिएबल हैं जिससे कि हम उसकी प्रोबेबिलिस्टिक इन्वेंट्री को मालूम करेंगे। Let us generalize the probability distribution of the demand of the item to be discrete distribution. जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस टाइप की है, यहाँ पे डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट में और एक होती है हमारे पास कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि हम इंटीग्रेशन यूज कर रहे होते हैं, जबकि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में जो है वो समीशन यूज कर रहे होते हैं। ये फर्क है। यहाँ पे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कर रहे हैं तो उसमें देखेंगे क्या बता रहे हैं। ऑब्जर्वेशन का एक कॉलम है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन का, I1 to N चल रहा है। डिमांड है DI जो कि D1 D2 D3 DN तक जा रहा है। ना प्रोबेबिलिटी PI P1 P2 P3 एंड PN तक जा रहा है। ये एक जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है। उसके बाद ऑप्टिमल ऑर्डर साइज DI नॉट इज डिटरमाइंड बाय द रिलेशन PI minus 1 less than C2 upon C1 plus C2 less than PI. PI is the cumulative probability. तो यहाँ पे अभी हमने जैसे कि ऊपर बात की थी C1 C2, C1 हमारे पास जो है वो क्या है, मार्जिनल कॉस्ट सरप्लस यूनिट, और जबकि C2 जो है वो क्या है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज पर यूनिट। इस फार्मूले को हम यूज करेंगे आगे। और एक क्वेश्चन देखें इसका। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हम कि डेली डिमांड ऑफ ब्रेड एट अ बेकरी फॉलोज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन एज फॉलोज। सीरियल नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे D दिया हुआ है, डिमांड P4 प्रोबेबिलिटी दी हुई है, सीरियल नंबर 1 to 11 दिया हुआ है, जबकि डिमांड में 25 to 35 दिया हुआ है, और प्रोबेबिलिटी जो है हर डिमांड की मुख्तलिफ है। 25 की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, 26 की प्रोबेबिलिटी डिमांड की 0.11 है, 27 की 0.1 है, 28 की 0.9 है। इसी तरह हर एक की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे गिवन दी हुई है, क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है। उसके बाद आगे कहते हैं द परचेज प्राइस ऑफ द ब्रेड इज ₹8 per packet. The selling price in ₹11
पर पैकेट, यानी सही है कि परचेज किया 8 रुपए का और वो सेल उसको जो है वो 11 रुपए में कर रहे हैं। इफ द ब्रेड पैकेट आर नॉट सोल्ड, जाहिर है डबल रोटी है, अगर वो पैकेट बिका नहीं है विद इन डे, उसी दिन नहीं बिका ऑफ द परचेज, जिस दिन किया था, दे आर सोल्ड एट 4 रुपीज पर पैकेट टू होटल फॉर सेकेंडरी यूज। जाहिर है जब एक चीज 11 रुपीज की थी और जो ताजी थी और वो उस 11 में चल रही थी, जबकि जब वो एक दिन उसका खत्म हो गया तो उसको उसी 11 रुपए की चीज को वो 4 रुपीज की पे कर सेल कर रहा है वो। तो फाइंड द ऑप्टिमल ऑर्डर साइज ऑफ द ब्रेड। तो यहाँ पे जो आपको एक प्रोबेबिलिटी का टेबल दिया हुआ है, डिमांड का टेबल दिया हुआ है, उसमें हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो डिमांड साइज क्या होगा, 25 होगा, 26 होगा, 27 होगा, या 28 होगा, या 29 होगा, 30 होगा, 31 होगा, क्या होगा। तो ये हमें प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है C2/C1 + C2, उससे हम देखते हैं कि क्या किस तरह मिलेगा हमें। फाइंड द ऑप्टिमल ऑर्डर साइज। तो यहाँ पे देखें कि परचेजिंग प्राइस को हमने दिया है ₹8, जबकि सेलिंग प्राइस को ऊपर गिवन है, ये भी जाहिर है ₹11 है, और सैलवेज प्राइस जो है वो 4 है, 4 रुपीज। तो जो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट टू सरप्लस का फॉर्मूला है C1 का, वो क्या है, मार्जिनल कॉस्ट सरप्लस पर यूनिट C1 परचेज प्राइस पर यूनिट माइनस सैलवेज प्राइस। परचेज प्राइस हमारी क्या है 8 और सैलवेज प्राइस क्या है -4, जैसे कि डेटा में हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस तरह से हमारे पास C1 जो मार्जिनल कॉस्ट है सरप्लस C1 4 रुपीज है। इसी तरह मार्जिनल कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज C2 है, और इसका जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस परचेज प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस जो है 11 है और परचेज प्राइस जो है वो 8 है हमारे पास, तो 11 - 8 = ₹3। तो इससे हमें यहाँ पे C1 और C2 की वैल्यू मिल गई यहाँ पे। अब हम अपना ऑर्डर साइज मालूम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इस फार्मूले से। ये जो हमारा फार्मूला है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल का, इस फार्मूले से हम ऑर्डर साइज मालूम कर सकते हैं। किस तरह से मालूम करते हैं फिर देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया कि जो C1 C2 था उसको फॉर्मूले में रख दिया। Therefore cumulative probability P = C2/C1 + C2, जो कि इसलिए उसमें हमने अभी बताया था, तो 3/4 + 3। इसका मतलब ये हो गया कि जो इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है वो आ रही है 0.43 जो है वो प्रोबेबिलिटी है जो हमने कैलकुलेट की C1 C2 से। अब हमें देखना है कि जो हमारे पास जो डेटा था, टेबल जो दी थी इन्होंने डेटा की, वो क्या थी। जाहिर है उसमें ये कुछ था कि सीरियल था, डिमांड था, प्रायोरिटी थी। इसमें एक कॉलम का और इजाफा करेंगे हम, क्यूमुलेटिव प्रायोरिटी, और जो कि हमने यहाँ बाहर लिख दिया उस क्यूमुलेटिव प्रायोरिटी। इन और वाज़ह करके मैं नीचे दिखाता हूँ आपको, एक और टेबल मैंने बनाया है, उससे आपको और वाज़ह होगा ये चीज कि ये देखें जो हमारे पास टेबल था वो 1 to 11 था सीरियल का, डिमांड का 25 to 35 था, जबकि प्रायोरिटी हर एक की डिफरेंट थी। अब हम यहाँ पे क्या चाह रहे हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव प्रायोरिटी का कॉलम बनाना चाहते हैं। क्यूमुलेटिव प्रायोरिटी जो है वो हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि इस वैल्यू को हम क्या करते हैं,
डायरेक्ट लिख लेते हैं पहली वैल्यू को और फिर इस वैल्यू को इसके साथ ऐड करवा देते हैं सेकंड वैल्यू के साथ, तो दोबारा इसको फिर प्लेस कर देते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से ये जिगजैग चलता रहता है, एडिशन होता रहता है। तो ये क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का कॉलम हमने इस तरह से तैयार कर लिया, यानी 0.2 को डायरेक्ट लिख दिया, फिर 0.2 को 0.11 में ऐड करके यहाँ लिखा तो 0.31 हो गया, 0.31 में मजीद ऐड किया 0.1 तो 0.41 हो गया। तो ये क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का कॉलम हमने तैयार कर लिया। हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी थी वो क्या थी, वो ये प्रोबेबिलिटी थी जो हमारे पास कैलकुलेट होके आई थी, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 से 0.43। तो अब आप यहां देखें 0.43 क्यूमुलेटिव के कॉलम में कहां आ रहा है, ये यहां पे आ रहा है। यहाँ पे आ रही है वैल्यू 0.43, 0.41 में तो नहीं आएगी, 0.43 में आएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो और डिमांड साइज है हमारे पास वो 28 है, डिमांड साइज जो है हमारे पास 28 है। तो इस तरह से हम जो है इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको देखेंगे किस तरह से हमने दोबारा उसको फिर लिखा है इसको। जी यहाँ थे हम, उसको हम मिटा देते हैं। ये कॉलम हमने बनाया था, हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो 0.43 आया है और इस 0.43 को हमने फिर यहाँ पे चेक कर लिया, यहाँ लगा कि यहाँ पे आ रहा है कहीं 0.5 के पास 0.43। तो इसको फिर हमने क्या किया है, किस तरह से इसको लिखा है जरा देखिए। फ्रॉम द टेबल इट फॉलोज दैट P3 जाहिर है P1 P2 P3, यहाँ पे P3 लेस देन C2 अपॉन C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0.43। जो कैलकुलेट किया है वो कम है P4 से, जाहिर है 0.5 जो है ज्यादा है और 0.43 वो कम है। तो इसको एक इंटरवल में करके लिख दिया है। इंटरवल में लिखने के बाद इसको P3 की जो वैल्यू है वो क्या है 0.4 है, 0.41 सॉरी, यहाँ लिख दिया। इसकी जो कैलकुलेशन 0.43 आई है, जबकि P4 की जो कैलकुलेशन है वो क्या है 0.5 है, यानी 0.41 और 0.5 के दरमियान हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है। इसको जब हमने, जैसे कि मैंने अभी दिखाया था आपको, देयरफॉर द ऑप्टिमल ऑर्डर साइज इज D4 which is equal to 28 ब्रेड्स। डिमांड साइज हमें मालूम करना था, वो हमें इस तरह से मालूम हो गया। ये इसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, इसमें कोई क्वेश्चन, कोई मालूमात करना है आपको, कोई चीज समझ में ना आ रही हो कोई चीज। ये इसका टेबल है, इसके नीचे हमने बनाया इसका। अब इसमें कोई ऐसी चीज जो आपके समझ में ना आई हो, इसका जो रिजल्ट 28 ब्रेड्स का जो डिमांड थी वो आ गई हमारे पास। हेलो, यस सर। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? नो सर। हाँ, बहुत आसान है, क्लियर है। इसमें डिमांड दी है, प्रोबेबिलिटी दी है, सिर्फ क्यूमुलेटिव का कॉलम आपने बनाया है और एक फार्मूला C2 अपॉन C1 प्लस C2 मालूम किया है। अब इसी क्वेश्चन को आप लोग जो है, मैं ऊपर क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ दोबारा, इसको आप लोग, मैं थोड़ी सी इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट मुझे थोड़ा सा दें आप।
क्या आप कर सकते हैं इसके आगे मजीद, जैसे कि इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। टेबल हमारे पास यही रहेगी और इसमें रुपीस जो है वो, जो यहाँ पे मैं खुद ही लिख देता हूँ। हर यहाँ पे देखें 8 को काट के हम इसको 7 कर रहे हैं, और इसी तरह से 1 मिनट, इसको हमने 7 कर दिया है, और 11 को हमने जो है 12 कर दिया है, और इसी तरह सैलवेज को हमने 5 कर दिया है। ये 3 डेटा थे इसके अंदर, टेबल यही रहेगा, लेकिन ये वैल्यू हमने चेंज कर दी। क्या चेंज किया है? परचेजिंग प्राइस 7 कर दिया है और सेलिंग प्राइस जो है वो 12 कर दिया हमने, जबकि जो सैलवेज वैल्यू है वो 4 की जगह 5 कर दिया है। तो अब आप इसको जरा सॉल्व करें प्रॉब्लम को, और फिर मुझे डिमांड साइज बताएं इसका। पहले तो क्वेश्चन लिख लें आप पूरा कि ये चेंजिंग मैंने जो की है, और उसके बाद इसको सॉल्व करके इसको, इसका रिजल्ट दें मुझे जरा, क्या आंसर आ रहा है आपके पास। ऑर्डर साइज बताएं मुझे इसका क्या आ रहा है अगर हम इन वैल्यूज को चेंज कर देते हैं। टेबल एज इट इज रहेगा जो पहले से था। इसको और मैं वाजे कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, ताकि आप लोग इसी उसको कॉपी कर सकें सही से। बात समझ में आ रही है आपके या नहीं? इसको नोट डाउन करें पहले, वैल्यूज को जो हमने चेंज किए सिर्फ, और फिर इसको डिमांड का जो साइज है वो बताएं मुझे आप। जिस तरह हमने 28 कैलकुलेट किया, आप भी इसी तरह इसको कैलकुलेट करके बताएं। सर 30 आ रहा है। अच्छा, डिमांड साइज जो है वो 30 आ रहा है। प्राइबिलिटी कितनी आ रही है इसकी जो आपने कैलकुलेट की? C2/C1 सर 0.7। 0.7। अच्छा अच्छा, 0.7। तो हमारे पास जो टेबल है वो ये है, देख लेते हैं। 0.7 बता, यही टेबल, ये है कि टेबल, एक मिनट, 0.7, हाँ एग्जैक्ट आ रही है। इसका मतलब है कहाँ पे आ रहा है आपके पास? 0.7 में 30 डिमांड हो गई। गुड, वेरी। बाकी लोग भी इसी तरह इसको चेक करेंगे 30 कैसे आ रहा है। इन्होंने 30 कैलकुलेट किया है, सही आया या नहीं आया, इसको चेक करें जरा। हाँ भाई, कैलकुलेट कर रहे हैं कोई और या नहीं?
उन्होंने तो कैलकुलेट कर दिया है, क्योंकि बताते हैं कि 30 डिमांड साइज है। बाकी मारिया, बाकी लोग और कोई कैलकुलेट करके मुझे बताया कि इसका क्या आपने निकाला, क्या इन्होंने जो 30 निकाला है वो वेरीफाई हो रहा है आपके साथ या नहीं? सर जी जी, सर एक्चुअल वैल्यू जो है वो 0.714 है। 0.714 है। 14। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपकी जो वैल्यू है, इसका मतलब है 31 पे, मतलब क्या ख्याल यस सर। है ना? अगर 7 तो ज़ाहिर है यहाँ पे आएगा ये 0.84 में, 0.84 में 30। डी की 31 आ रही है। सही। अभी दूसरे किसी और ने मुझे कोई रिजल्ट नहीं बताया अब तक, आप ही बता रहे हैं बस। पहला रिजल्ट भी आपने बताया था, फिर दोबारा भी यही सही है आपका रिजल्ट, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक आध और इसको मतलब वेरीफाई करें कि बाकी भी। जी जी, बोले। 0.714 आ रहा है। 0.714, 714। इसका मतलब है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम 0.84 है उसमें डिमांड साइज 31 हो जाएगा। यस सर। सही, तो ये चीज वेरीफाई हो गई, बाकी लोग भी इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें मजीद और कोई क्यूरी है जो कि समझ में ना आ रही हो आप लोगों को? और कोई किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें कि जो समझ में ना आया हो? हमें क्लियर हो गया आपको सब? हेलो? Yes, sir. यस सर। यस सर, क्लियर है सर। सही सही सही। चलें फिर इसको यहीं पर ही क्लोज करते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर इसकी और प्रॉब्लम देखेंगे। फिलहाल तो यहीं तक मैं आपके लिए रखा लेक्चर से। सर आपसे बात करनी थी सर, रिकॉर्डिंग्स के हवाले से सर। हाँ बोले बोले, क्या नाम है आपका? सर ये जो अरुण सर। क्या नाम है? अरुण? अरुण, जी सर। हाँ हाँ बोले। सर ये जो रिकॉर्डिंग्स हमारी हो रही है लेक्चर की, लास्ट वीक की भी जो हुई थी, वो सर आप शेयर कर सकते हैं? हाँ मैं कर दूंगा, बिल्कुल कर दूंगा आपको। अभी मैं जरा एक 2 क्लासें और है मेरी, वो कर लूँ मैं, उसके बाद फिर आप लोगों को ये लेक्चर उसकी जो वीडियो वो है वो मैं शेयर कर दूंगा। सही। चलिए सर, ठीक है सर। थैंक यू सर। चलें जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। Love this. अल्लाह हाफिज।